बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में जो इस चैप्टर के हमने टॉपिक डिस्कस किए थे जी, दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। पहला था जी ये ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है कि आपके जो सर्किट्स होते हैं इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट आपके सर्किट में फ्लो हो रहा होता है उससे। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसके हमने इक्वेशन बनाई थी, ये थी इक्वेशन V इज इक्वल टू आर आई, जिसमें से R जो है यहाँ कांस्टेंट के तौर पे यूज हो रहा है और R क्या है जी, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और इस इक्वेशन को हम कहते हैं ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर या आर आई, इस इक्वेशन को हम कहते हैं ओम्स लॉ। और ये हमारे सर्किट की तीन मेजर चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस। उसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था वो था कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स ऐसी डिवाइस होती हैं जिनके अंदर हमने चार्जेस को स्टोर किया हुआ होता है, उन चार्जेस के अंदर एनर्जी होती है, लिहाजा हमने कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को स्टोर किया हुआ होता है चार्ज की शक्ल के अंदर। इन कैपेसिटर्स को जब हम सर्किट्स में अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो ये सर्किट को एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे होते हैं, जिससे हमारे सर्किट के अंदर मौजूद जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही होती हैं। कैपेसिटर्स को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, दो प्लेट लेकर आप उनको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो एक बैटरी, एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज और एक बैटरी में, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। फिर आप वो बैटरी हटा दें और अब आपका ये कैपेसिटर तैयार हो गया। दोनों प्लेट के दरमियान हमने इंसुलेटर्स रखा हुआ होता है ताकि चार्जेस जो हैं वो दरमियान से फ्लो ना हो। तो ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर की इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहाँ सी जो है वो कैपेसिटेंस कहलाता है और कैपेसिटेंस से मुराद होती है कि आपके कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कितनी है। कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फराड होता है। यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया था। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं लेकिन वो रिड्यूस सिलेबस के अंदर ख़त्म हो गए, लिहाजा उनको डिस्कस करना फालतू है। अब हम जरा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे तो याद रखिएगा इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले आए। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, यानी कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है उसका फॉर्मूला आता है ये, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं, जबकि R जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो है, जबकि K कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट कहते हैं। बीच में अगर चार्जेस के हवा मौजूद है तो इसकी वैल्यू होगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला आया था। दूसरा फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आया था जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला था फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है जी, ये वो चार्ज है जो आप फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास फील्ड है जी, चार्ज है, ये उसकी फील्ड है और ये आप जो है टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज आ रहा है। जबकि तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, यानी कि दूसरा फॉर्मूला, वो क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ क्यू जो है ये वो है जिसको हम सोर्स चार्ज कह रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी फील्ड होती है। ये दो फॉर्मूले आए थे। फिर हमारे पास चौथा फॉर्मूला था करंट का। करंट का फॉर्मूला होता है जी क्यू डिवाइडेड बाय टी। चार्ज को टाइम से डिवाइड करेंगे तो करंट हमें पता चल जाता है। फिर पांचवा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। फॉर्मूला है जी V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, अगर आपको दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो डेल्टा V से हम इसको, या नॉर्मल V से भी हम डिनोट कर देते हैं, और जो फाइनल पॉइंट होता है यानी कि B माइनस इनिशियल पॉइंट यानी कि A। ठीक है, यहाँ बी ए से मुराद है, बी से मुराद होता है इनिशियल पॉइंट, वो फाइनल पॉइंट, यानी चार्ज आपका जहाँ मूव होकर गया है, जबकि ए से मुराद होता है आपका इनिशियल पॉइंट। सपोज करें जी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। चार्ज अगर आपने ऐसे मूव किया है फ्रॉम ए टू बी तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आप बी से ए लेकर आ रहे हैं चार्ज तो फिर हमारे पास बी जो है वो इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, ए फाइनल हो जाएगी और फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो आप यूं समझ लो, फाइनल पोजीशन यानी फाइनल जहां पर पहुंच रहा है चार्ज, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये जहन में रख लिएगा क्योंकि इसी में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। उसके बाद जो सातवां फॉर्मूला आया वो था उसका ओम्स लॉ।
V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस। और आखिरी और आठवां फॉर्मूला हमारा कैपेसिटर से रिलेट था। कैपेसिटर से रिलेट क्या आता है जी, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय V, ठीक है। ये हमारे पास कैपेसिटर से रिलेट फार्मूला था, ठीक है जी। और कोई तो फार्मूले नहीं है, नहीं और कोई फार्मूले नहीं है, ठीक है। ये 8 फार्मूले हैं जी। और यूनिट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा हमारे पास न्यूटन पर कॉलम। करंट का यूनिट हमारे पास एम्पेयर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हमारे पास वोल्ट होता है, जबकि रेसिस्टेंस का यूनिट जो है वो हमारे पास ओम होगा। और ये जो कैपेसिटेंस है इसका यूनिट होगा हमारे पास फराड, ठीक है। ये ब्रैकेट्स में जो मैंने लिखे हैं ये यूनिट्स हो गए। तो ये फॉर्मूले और ये यूनिट जहन में रखते हैं। और अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। हमारे पास इस चैप्टर के बुक में तकरीबन 7-8 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स को हम नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी न्यूमेरिकल्स उन टॉपिक से रिलेटेड है जो आपके रिड्यूस हो गए, ठीक है। यानी कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है जी, सीरीज और पैरेलल, और जूल्स लॉ होता है। तो ये 2 बड़े टॉपिक हैं जी, ये आपके रिड्यूस हो गए, लिहाजा इनका ना एमसीक्यूज आएगा, ना क्वेश्चन आंसर आएगा, ना ही इनका न्यूमेरिकल आएगा, लिहाजा उनके न्यूमेरिकल्स को भी हम नहीं देखते। ये हमारे पास है जी बुक का पहला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आपको वर्क कैलकुलेट करना है इन कैरिंग अ चार्ज, एक चार्ज को आप कैरी कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, ऑफ 2.5 माइक्रो कॉलम। ये चार्ज की आपको वैल्यू दी हुई है जी। आपके पास जो चार्ज है वो कितना है, 2.5 माइक्रो कॉलम का, फ्रॉम ए टू बी। ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं चार्ज को, ठीक है। अगेन मैं बोलूंगा वही बात है जी, फॉर्मूले और यूनिट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो सपोज कर लें जी, आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास यहाँ ए पॉइंट है, और इस ए पॉइंट पर आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, ये आपको दिया हुआ, अ चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रो कॉलम। ये पॉजिटिव का मतलब होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव होता तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाता, ठीक है। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक पॉइंट है ए, इस पर आपके पास एक चार्ज मौजूद है, और उस चार्ज की वैल्यू है 2.5 माइक्रो कॉलम। आप इस चार्ज को कैरी कर रहे हैं, कैरी मतलब आप इसको मूव कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक। तो ये रहा जी बी पॉइंट, आप इस चार्ज को ऐसे ए से लेके बी मूव कर रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट हो गया ए, फाइनल पॉइंट हो गया बी, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप क्लियर है। तो आपके पास ए पॉइंट पर एक चार्ज पड़ा हुआ है 2.5 माइक्रो कॉलम का, आपने उसको कैरी किया फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से लेके बी तक लेकर जा रहे हैं। इफ ए इज एट पोटेंशियल -60 वोल्ट, ए पर जो पोटेंशियल है, चार्ज की जो एनर्जी है वो कितनी है, 60 वोल्ट माइनस, ठीक है। पोटेंशियल मतलब आपको पता है, ए पॉइंट पर अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। तो ए पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ था, उसका ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ ए इज एट पोटेंशियल -60 वोल्ट। तो ए पॉइंट पर जब वो चार्ज मौजूद था उसके अंदर थी -60 वोल्ट का पोटेंशियल। एंड बी इज एट 10 वोल्ट, जबकि बी पॉइंट पर अगर चार्ज मौजूद होता है तो उसका पोटेंशियल होता है 10 वोल्ट प्लस का। ये दोनों पॉइंट का हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी ए पॉइंट पर अगर चार्ज होगा तो उसमें पोटेंशियल कितना होगा, -60 वोल्ट। बी पॉइंट पर चार्ज होता है तो उसमें पोटेंशियल कितना होगा, +10 वोल्ट। दोनों पॉइंट के आपको पोटेंशियल दिए हुए, चार्ज दिया हुआ है, आपको बताना है वर्क डन, यानी यहाँ जो आप चार्ज को ए से बी लेके जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ये जी आपके पास न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पॉइंट पर हमारे पास एक 2.5 माइक्रो कॉलम का चार्ज है। हम इस एक ए पॉइंट से चार्ज को उठा के बी पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं। हमें बताना है कि जब चार्ज को ए से बी लेकर जाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो -60 वोल्ट होती है, जबकि बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट। यानी अगर ए पॉइंट पर चार्ज होता है तो उसका पोटेंशियल होगा -60 वोल्ट, बी पॉइंट पर चार्ज है तो उसका पोटेंशियल होगा +10 वोल्ट। नाउ डेटा बनाते हैं। डेटा बनाते जी, इस सवाल में सबसे पहली चीज तो हमें दिया हुआ है चार्ज। चार्ज हमारे पास है जी प्लस का 2.5 माइक्रो कॉलम, ठीक है जी, ये चार्ज हमें दिया हुआ 2.5 माइक्रो कॉलम का चार्ज। माइक्रो कॉलम असल तो स्टैंडर्ड यूनिट तो हमारे पास कॉलम होता है, तो इस माइक्रो से हमें कॉलम में लाना होगा।
तो चार्ज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं यहीं पर ही, चाहे तो आप अलग से हेडिंग डाल के कन्वर्जन की हेडिंग डाल के करें, चाहे तो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कई दफ़ा कि स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा, आप पहले डेटा बनाओगे, फिर कन्वर्जन करोगे, फिर फॉर्मूले लिखोगे, फिर सोल्यूशन लिखोगे, उसके बाद फिर रिजल्ट, ठीक है। आपने वही तरीका फॉलो करना है, मैं याद रख जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू दी है 2.5 माइक्रो कॉलम, इसको हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कॉलम। ये जो माइक्रो होता है आपको पता है कि माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। माइक्रोमीटर का मतलब होगा आप मीटर को 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दें, माइक्रोग्राम का मतलब होगा 10 की पावर -6 से। तो ये माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो हमें माइक्रो कॉलम में चार्ज दिया हुआ था, हमने उस पर 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है जी, ये दिया हुआ ए पर जो पोटेंशियल है, तो हम लिख देंगे इसको वी ए, यानी ए पॉइंट पर जो चार्ज का पोटेंशियल होता है वो है -60 वोल्ट, और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ हमें 10 वोल्ट। तो हम इसको लिखेंगे वी बी, यानी बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, प्लस का 10 वोल्ट। और आखिरी चीज हमें मालूम क्या करना है, वर्क मालूम करना है, लिहाजा हम लिखेंगे W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मिल जाएगा भाई मुंह में, ठीक है। ये डेटा हो गया। चार्ज आपके पास कितना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 कॉलम। ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है -60 वोल्ट, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। वर्क आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अब सोल्यूशन पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं जी। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डेल्टा वी से डिनोट करूंगा, आप चाहे तो वी भी लिख सकते हैं, वी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए बी, खाली वी भी लिख सकते हैं, मैं खैर बहरहाल डेल्टा वी से डिनोट कर रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अभी हमने बात की, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमारे पास चार्ज की फाइनल पोजीशन क्या है, वी बी, बी पे गया चार्ज, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, वी ए, ठीक है। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। वैल्यूज डालते हैं जी। वी बी हमारे पास है 10 माइनस वी ए हमारे पास है -60, वैल्यूज डाल दी, सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 60 + 10 जो है वो 70 हो जाएगा। तो 70 वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है जी। दोनों पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 70 वोल्ट का। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा फॉर्मूला लेते हैं जी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब हम यहाँ वैल्यूज डालते हैं जी। डेल्टा वी हमारे पास है 70, हमने अभी निकाला है। वर्क हमें मालूम करना है, चार्ज की वैल्यू है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ये चार्ज की वैल्यू हमने डाल दी। अब ये चार्ज की वैल्यू वर्क से डिवाइड हो रही है, इसको हम डेल्टा वी यानी कि 70 की तरफ लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 इक्वल्स टू द वर्क डन। अब आप ये 70 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लें, लेट मी मल्टीप्लाई इट, 70 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इट इज 175। तो वर्क डन कितना हुआ, 175 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, और वर्क का यूनिट होता है जूल। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना आपको वर्क करना पड़ेगा आपके चार्ज में, और ये वर्क आपके चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा, और आपका जो है वो क्या नाम है, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा चार्ज का। तो इजी न्यूमेरिकल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल हो किसी न्यूमेरिकल में तो पूछ लेगा, मैं रिपीट कर दूंगा उस न्यूमेरिकल को। अगला सवाल हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 बुक का। इसको भी देखते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम करना है, वही चीज डेल्टा वी आपको मालूम करनी है। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया डेल्टा वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है जी आपके पास, ये एक कंडक्टर है, इसके दो एंड्स लगा लो आप, एक ये ए हो गया, एक ये बी हो गया। आपको इन दोनों के दरमियान, यानी चार्ज आपका ए से बी या बी से ए किसी में भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको इसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के दरमियान वो मालूम करना है। इफ इट ऑफर्स अ रेसिस्टेंस, अब ये रेसिस्टेंस दीजिए आपको, रेसिस्टेंस आपके पास है जी 5 ओम, टेक इन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर 5 एम्पियर। ये क्या है, 5 एम्पियर, ये करंट है। करंट आपके पास कितना है जी, 5 एम्पियर। यानी आपसे इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक कंडक्टर के दो सिरे हैं जी, ए और बी। आपके पास इस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, कितना करंट गुजर रहा है जी, ये लिखा हुआ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 5 एम्पियर।
5 एम्पेयर का इसमें से करंट गुजर रहा है और इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है वो 5 ओम है। हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब VIR, ओम्स लॉ, ओम लॉ वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे, कोई कन्वर्जन की हमें जरूरत नहीं है, सारे हमारे पास यूनिट सही है। तो हम ओम लॉ वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। ओम लॉ क्या है जी, V इज इक्वल टू IR। ठीक है जी, यहाँ V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। हमें V ही मालूम करना है तो I की वैल्यू हम डालते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस की वैल्यू डालते हैं 5, 5 5 जा 25 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया जी पोटेंशियल डिफरेंस आंसर। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल था। सिर्फ हमने देखा जी डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, एम्पेयर का मतलब करंट, ओम का मतलब रेसिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V मालूम करना है। इजी न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं जी, अगला MCQ, अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3 बुक का। अगेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड थ्रू द टर्मिनल ऑफ द रेडियो। इस बार कंडक्टर नहीं है, इस बार रेडियो के टर्मिनल है। जाहिर बात है, एक टर्मिनल से पॉजिटिव ले रहा होता है, एक नेगेटिव, वही दो टर्मिनल की बात आती है। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज 9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपके टर्मिनल्स, दो रेडियो के जो टर्मिनल्स है उनके दरमियान। तो इसको हम लिखेंगे V इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है जी 9 वोल्ट, ये आ गया जी पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस आपको मालूम करनी है, यानी R आपको मालूम करना है, ऑफ द रेडियो इफ करंट इज, करंट आपके पास कितना दिया हुआ है 25 मिली एम्पेयर। करंट यानी I जो है हमारे पास है जी 25 मिली एम्पेयर। करंट को सही करने की जरूरत होगी क्योंकि कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी वही है जी ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 9 वोल्ट, करंट आपको दिया हुआ है 25 मिली एम्पेयर, रेसिस्टेंस आपको मालूम करनी है। ओम लॉ यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करंट को सही करते हैं जी। अच्छा जी, 25 मिली का मतलब होता है 10 की पावर 3 माइनस का 3, या इसको अगर हमने न्यूमेरिकली देखना है यानी कि रैशनल तरीके से देखना है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एम्पेयर में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पूछे कैसे, देखिए जी 25 मिली एम्पेयर, 25 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, है ना। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। चैप्टर 2 में आपने ये ग्रीक वर्ड्स याद किए हैं। तो मिली का मतलब हो गया 10 की पावर -3। हम मैथमेटिक्स में जानते हैं जी कि ये 10 की पावर -3 है, अगर मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो +3 हो जाएगा। तो ये नीचे लेके देखिए मैं 25 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। ठीक है, -3 था, मैं नीचे लेके आया, +3 हो गया। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 को आप 3 दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 ही हो जाता है। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कन्वर्जन कैसे किया। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व इट। 25 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.025। ये आपका करंट जो है वो करेक्ट हो गया, सही यूनिट में आ गया, स्टैंडर्ड यूनिट में आ गया। अब हमारे पास जी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारे पास करंट है, हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय R। इसमें से R निकाले अगर हम तो I मल्टीप्लाई हो रहा है V के पास जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, I मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको V के पास लेकर आए, डिवाइड हो गया। वैल्यूज डालते हैं जी, V हमारे पास है 9 डिवाइडेड बाय करंट हमारे पास है 0.025। इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे, हमें रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। तो लेट मी डिवाइड इट, 9 डिवाइडेड बाय 0.025, इट इज 360 और रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये आपके पास रेसिस्टेंस कैलकुलेट करनी चाहिए, आपने निकाल ली आंसर। ठीक है, आसान न्यूमेरिकल, बच्चों वाले न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 16। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, उसका रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये R है आपके पास 12 ओम। व्हाट करंट विल बी ड्रॉ, करंट क्या उसके अंदर से ड्रॉ हो रहा होगा, करंट यानी I आपको मालूम करना है। फ्रॉम अ 120 वोल्ट सप्लाई, 120 सप्लाई की, 120 वोल्ट की आपने एक बैटरी या सप्लाई कर दी है, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। ये वोल्ट लगा हुआ है, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, ये भी है, वही अगेन ओम्स लॉ। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है जी, इस सवाल के अंदर हमें कहा हुआ है कि टोस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो है 12 ओम, जबकि टोस्टर में से करंट जो गुजर रहा है वो हमें मालूम करना है।
और टोस्टर से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो है कितना, 120 वोल्ट। कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, दोनों यूनिट आपके पास सही है। डायरेक्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाए, V इज इक्वल टू आई आर। नाउ इट इज आई मालूम करना है अब हमें, तो इस बार आर को हम उधर लेकर जाएंगे जी, मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आई का फॉर्मूला बनता है जी V डिवाइडेड बाय आर। V हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय आर हमारे पास 12, दोनों को डिवाइड करेंगे 10 आंसर आ जाएगा जी। तो 10 एम्पेयर करंट जो है आपके इस टोस्टर में से गुजर रहा है। अगर आप 120 वोल्ट की बैटरी लगाओगे और टोस्टर का 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो फिर हम कहते हैं कि करंट जो गुजर रहा होगा टोस्टर में से वो है 10 एम्पियर का। ये 4 न्यूमेरिकल्स है जी चैप्टर नंबर 16 से। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जी चैप्टर नंबर 17 की तरफ। ठीक है, जल्दी जल्दी से थोड़ी जल्दी सी चैप्टर नंबर 17 के हवाले से बात कर लेते हैं। चैप्टर 17, इसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है जी, ये चैप्टर का नाम है जी। इस चैप्टर के नाम में दो चीजें आ रही हैं, एक ये आ रहा है मैग्नेटिज्म, एक ये आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दे आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मैग्नेटिज्म भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक फिजिक्स की ब्रांच है। मैग्नेटिज्म क्या है जी, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैग्नेट्स को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स आपको पता है जी, आपके बड़ी कॉमन सी चीज होती है, हमारे घरों में पाई जा रही होती है। लोहे की होती है, थोड़ी हार्ड सॉलिड टाइप की। और इसका काम ये होता है कि ये हमें, अगर हम इसके आसपास कोई लोहे की चीज लेकर आए तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेता है, उसको मैग्नेट्स कह रहे होते हैं। तो इन मैग्नेट्स को स्टडी किया जाता है। फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैग्नेट्स को स्टडी किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है जी, इलेक्ट्रो मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी। मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट की स्टडी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है जी, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेट्स दोनों को कंबाइन करके स्टडी करते हैं, मिला के पढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज दे शेयर सिमिलैरिटीज। चार्जेस और मैग्नेट्स में काफी सिमिलैरिटीज है, इतनी सिमिलैरिटीज है कि ये आप समझ लो एक सिक्के के दो रूप हैं, एक तकरीबन एक चीज है। ठीक है, तो ये इतनी कंबाइन है जी। पहले आपके पास फिजिक्स में एक ब्रांच थी इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम सिर्फ चार्जेस को पढ़ते थे। फिर जब हमने मैग्नेट्स वगैरह डिस्कवर किए तो हमने फिजिक्स की ब्रांच बनाई मैग्नेटिज्म, और उसमें हमने मैग्नेट्स को स्टडी किया। लेकिन जैसे जैसे हमने स्टडी किया हमें नजर आया कि चार्जेस और मैग्नेटिज्म में काफी सिमिलैरिटीज है। बताऊंगा मैं इस चैप्टर में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो काफी जब हमें सिमिलैरिटी नजर आई तो हमने कहा जी कि फिर इनके दरमियान कुछ ताल्लुक होगा। फिर हमें वो ताल्लुक भी मिल गया, ताल्लुक भी मिल गया जी, इनके दरमियान रिलेशनशिप मिल गया। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक एक दूसरे को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जब हमने देखा इनके दरमियान सिमिलैरिटीज है, इनके दरमियान रिलेशनशिप है, तो फिर हमने एक नई ब्रांच बनाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और उसका जो मैग्नेट से ताल्लुक होता है इसको स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म तो अब नहीं पढ़ी जाती, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही चल रही है, क्योंकि इसमें ही आप मैग्नेट्स को पढ़ लेते हो। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले कुछ बात करेंगे मैग्नेट्स के हवाले से, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स के दरमियान जो ताल्लुक होता है, रिलेशनशिप होता है, थोड़ा सा उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या ताल्लुक है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेट्स क्या होते हैं? मैग्नेट्स वो चीज़ होती है जो आप में से हर कोई जानता है, एक लोहे सॉलिड से लोहे के हार्ड मटेरियल होते हैं, जिनके अगर आगे हम लोहे की कोई चीज़ रखें, कोई कील वगैरह, कोई लोहे की चीज़, तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। या एक और मैग्नेट अगर हम सामने रखें तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैग्नेट्स होते क्या है एक्चुअल में? मैग्नेट्स आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इन तीन मटेरियल्स का मिक्सचर होता है। इन तीनों मटेरियल्स को मिला के एक चीज बनाई जाती है, और उस चीज के अंदर क्या सलाहियत होती है, उस चीज के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर एक एबिलिटी आ जाती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट अदर मैग्नेट।
या मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये जो ऊपर तीन नाम लिखे ना, इन्हीं को ही हम कहते हैं, इन्हीं को ही हम कह रहे हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इन्हीं को ही हम कहते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट बनाने में काम आ रही होती है, इसलिए हम इनको मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो मैग्नेट्स होते क्या है जी? आयरन, कोबाल्ट और निकल, और इन तीनों को आप मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हो। आयरन, कोबाल्ट और निकल्स को मिलाकर हम एक ऐसा मटेरियल तैयार कर देते हैं, एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि फिर उसके अंदर एक एबिलिटी होती है, वो अगर उसके सामने एक मैग्नेट रखा जाए तो ये उसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो खाली मैग्नेट को ही अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यानी आप इसके आगे आयरन लाओगे, कोबाल्ट लाओगे, निकल लाओगे, ये उसको भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो दोस टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेट्स। इट इज डिफरेंट फ्रॉम चार्जेस। हाँ, चार्जेस से डिफरेंट है। चार्जेस आपके पास दो किस्म के होते हैं, अभी हम बात करेंगे। मैंने कहा ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मैं कंपेयर करूंगा चार्जेस को और मैग्नेट्स को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे। अभी आप जरा चार्जेस को जहन से निकाल दें। तो मैग्नेट्स क्या है जी? आयरन, कोबाल्ट और निकल से बने हुए कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनके अंदर फिर एबिलिटी होती है, इनके अंदर से फोर्स निकल रही होती है, और वो फोर्स मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस पर असर देती है। यानी मैग्नेट को वो अट्रैक्ट या रिपल कर देगी, या मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपल कर देगी। ऐसे मटेरियल्स को हम कह रहे होते हैं मैग्नेट। एक्चुअल में याद रखिएगा, दुनिया की हर चीज मैग्नेट है। एवरी मटेरियल इज मैग्नेट। इवन के आपके पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैं तो अभी आपको क्या कह रहा हूँ कि आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनसे मिला के हम मैग्नेट बनाते हैं, लेकिन नहीं, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, हर चीज मैग्नेट है। हर चीज मैग्नेट है। बस फर्क क्या है जी? हर चीज मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। बस ये है कि जी आपके पास ये जो सोडियम वगैरह होता है, या आपके पास कोई दूसरा मटेरियल है, कॉपर वगैरह है, इनके अंदर जो मैग्नेटिक एबिलिटी है, मैग्नेट फोर्स लगाने की जो एबिलिटी है, वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, निगलेजेबल हो जाती है। जबकि आयरन, कोबाल्ट और निकल की जो मैग्नेटिक एबिलिटी होती है, फोर्स लगाने की सलाहियत होती है, ज्यादा होती है। अब तीनों के अंदर ज्यादा होती है, अगर हम तीनों को मिला दें तो वो और 6 गुना 7 गुना बढ़ जाती है, और वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर हमें वो विजिबल होना शुरू हो जाती है, हमें नजर आना शुरू हो जाती है, और मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो यूं समझ लो आप कि ये आपके पास है जी, सपोज करें लेट्स से कॉपर है। कॉपर, ये फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन बहुत कम, बहुत कम, इतनी कम महसूस भी नहीं होगी। ये भी मैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन इतनी कम कि ये बेकार ही है, मिलाने से भी इसकी जो है ना फोर्स बढ़ेगी नहीं। दूसरी तरफ आयरन वगैरह ले लें, अगर हम आयरन, इसकी तरह ज्यादा होती है मैग्नेटिक एबिलिटी, इतनी ज्यादा, कॉपर से ज्यादा होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि अगर मैं आयरन के सामने एक और आयरन लाऊं तो ये उसको अट्रैक्ट कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी भी ज्यादा नहीं होगी कि ये लोहा लोहे को चिपका ले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इसकी एबिलिटी ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है। इसी तरह निकल के अंदर भी ये एबिलिटी ज्यादा होती है, ये भी ज्यादा फोर्स जनरेट कर रहा होता है, और कोबाल्ट की भी ज्यादा होती है, ये भी ज्यादा फोर्स जनरेट कर रहा होता है। तो आपके बाकी दीगर जो मटेरियल्स होते हैं, जिनको हम आमतौर पे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, हालांकि ये गलत टर्म है तो वो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो भी फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जिनको हम कह रहे होते हैं, कॉपर हो गया, आयरन, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके अंदर भी फोर्स होती है। ये भी अट्रैक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इनकी फोर्स इंतहाई वीक होती है, इतनी वीक कि ना महसूस होने वाली, ना मेजर करने वाली, मेजर ही नहीं कर सकते आप, इतनी वीक। जबकि आयरन, कोबाल्ट, निकल की जो वो अट्रैक्ट करने वाली फोर्स होती है, ये थोड़ी ज्यादा होती है, ये इतनी ज्यादा होती है कि आपको महसूस तो नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन तीनों को मिला लो, इन तीनों को मिला लो, तो आपने क्या किया? आपने एक मटेरियल के अंदर इन तीनों की जो वो फोर्स थी उसको एक कर दिया। अब जब आपने इन तीनों की फोर्स को एक कर दिया, तो अब ये जो सब्सटेंस बना है, इसकी फोर्स जरा ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाती है, और ये क्या बन गया? ये मैग्नेट बन गया, और अब ये अट्रैक्ट करेगा, और आपको महसूस होगा इसकी अट्रैक्शन की फोर्स, आपको महसूस होगी, एक्शन नजर आएगा आपको इसकी फोर्स का। तो इसलिए हम इन तीन मटेरियल्स को इससे ही मैग्नेट्स बना रहे होते हैं, या अगर जो हमें कुदरती तौर पे मिलता है उनमें भी आयरन, कोबाल्ट और निकल ही पाया जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आयरन के अंदर सोडियम डाल दें तो वो मैग्नेट ही रहेगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनसे बनाया हुआ ऐसा मटेरियल जो कि फिर दूसरे मैग्नेट्स को या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा होता है, या उसको रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होता है, ऐसे सब्सटेंस को फिर हम कहते हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट्स दो किस्म के होते हैं जी, दो तरह होती है मैग्नेट्स की, दो टाइप्स होती हैं। एक कहलाते हैं नेचुरल मैग्नेट्स, जो कि आपको कुदरती तौर पे मिलते हैं, और एक कहलाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जो आप अपने तौर पर बनाते हैं, इन्हीं मटेरियल्स को लेकर जोड़ जाड़ कर आप बना लें।
तो एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट, ये आपको कुदरती तौर पे मिलते हैं जी, जमीन खोदे पहाड़ खोदे आपको लोहे का प्योर लोहा नहीं मिलता आपको, आयरन जो है वो आपको ओर की शक्ल में मिलता है, आयरन के साथ दूसरे मटेरियल्स मिले हुए होते हैं। अगर आयरन के साथ कोबाल्ट निकल मिला हुआ तो फिर वो मैग्नेट हो जाएगा। तो अक्सर होता है आप कुदरती तौर पे पहाड़ वहाड़ खोदते हैं, आपको आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो वो जंग लगा हुआ लोहा हो गया। आयरन आयरन जो है प्योर हालत में नहीं मिल रहा आपको, उसके साथ कोई दूसरा मटेरियल लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है तो वो जंग लगा लोहा हो जाता है। उसमें सिर्फ आयरन की मैग्नेटिक एबिलिटी है इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन कभी कभार हमें आयरन जो है वो किसके साथ कंबाइन हुआ मिलता है, कोबाल्ट और निकल के साथ। अब जब वो हमें आयरन कोबाल्ट और निकल के साथ कंबाइन हुआ मिलता है तो इन तीनों की जो फोर्स होती है वो कंबाइन हो जाती है और फिर वो मैग्नेट बन जाता है, वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे मैग्नेट्स को हम कह रहे होते हैं नेचुरल मैग्नेट। ज्यादातर हमारे पास जो है वो नेचुरल मैग्नेट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं जी, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हमने लेबोरेटरी में बनाए होते हैं। बहुत से तरीके, दो चार तरीके तो हम डिस्कस भी करेंगे। एक जो सबसे मुश्किल तरीन तरीका होता है वो ये कि आप आयरन को बॉल्ट निकल लें अलग-अलग, आप इनको मिला के खूब हीट करें, इतना हीट करें, इतना हीट करें कि ये तीनों एक दूसरे से मिल जाए और इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अलाइन कर जाए एक दूसरे के साथ। यानी अगर एक साउथ की तरफ फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी साउथ की तरफ लगा दे, तीसरा भी साउथ की तरफ लगा दे, अलाइन हो जाए, तो फिर इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो बढ़ जाएगी, मैग्नेट बन जाएंगे। ये बहुत हार्ड तरीका होता है, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। जाहिर बात है लोहे को गर्म करने के लिए आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा महंगा तरीका। बहरहाल आर्टिफिशियल तरीके से लोहा बनाने का एक तरीका ये भी है। इसी तरह एक तरीके से हम सिंगल, एक तरीका हमारा कहलाता है सिंगल टच मेथड। सिंगल टच मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं जी, हम एक मैग्नेट लेते हैं, सपोज करें जी ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है। ये अभी मैं आपको मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक भी बताता हूँ। ये हमने एक मैग्नेट लिया और ये हमने एक रॉड ली, ये एक आयरन आयरन की रॉड है, सपोज करें जी आयरन प्लस निकल इसमें मिला हुआ है। ये हमने एक मैग्नेट की रॉड ले ली। अब हम क्या करेंगे, इस रॉड का एक किनारा खाली मैग्नेट से टच कर देंगे, यानी ये ऐसे टच हो जाएगा। ये वाला किनारा जो है ना हमने, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये हमने मैग्नेट से टच करके अब इसको हम ऐसे मूव कराएंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से लेके इसको नॉर्थ तक लेकर जाएंगे, ये नॉर्थ तक आ गया। फिर इसको ऐसे ही उठा के, ऐसे ही उठा के इसी पॉइंट पर दोबारा रख देंगे। यानी जिस सिरे को मैं टच करवा रहा हूँ ना मैग्नेट से, वही सिरा टच होना चाहिए हर फेरे में। ये नहीं है कि आप जब इस तरफ उठा के जब वापस साउथ पोल पर लाए तो आपने लोहे की रॉड पलट दी, नहीं। इस मेथड को हम कहते हैं सिंगल टच मेथड। आपने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट के ऊपर आपने एक आयरन की रॉड रखी, सिर्फ उसका एक किनारा टच करे लो आप, इसलिए इसको हम कह रहे हैं सिंगल टच, एक किनारा हमने टच किया हुआ है। अब हम इस किनारे को साउथ से लेकर रगड़ रगड़ के नॉर्थ तक लेकर जाएंगे, फिर नॉर्थ से इसको उठाकर वापस साउथ पर लाएंगे। इस तरह लाना है कि जिस किनारे को, जिस आपने रॉड के जिस हिस्से को टच किया था ना, रगड़ा था, वही हिस्सा दोबारा टच करे। तो आपने ये रॉड यहाँ रखी जी, ये किनारा आप टच करके यहाँ लेके गए, फिर आप इसको उठा के दोबारा इधर लेकर आए, दोबारा यहाँ रखी। इसी तरह आप इसको रिपीट करते जाओ। जब आप इसको रिपीट करते जाओगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा जी, यहाँ पर इस जो आपने रॉड जो रगड़ रहे हो ना, ये आपकी साउथ पोल बन जाएगी और जो अपोजिट पोल, अपोजिट सिरा है वो आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये आपका मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन ये वाला तरीका इतना कामयाब नहीं है। वजह ये है कि बहुत ज़्यादा देर तक और आपको रगड़ना पड़ता है, तो थक जाता है बंदा। वैसे ही आपको पता है जी, हम तो साइंस वाले सुस्त काइन है, ऐसे चुटकी में हो जाए काम। ये तो बहुत देर तक करना पड़ता है, रगड़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए ये इतना कामयाब तजर्बा नहीं है। तीसरा होता है जी दूसरा तरीका, एक तीसरा बल्कि तरतीब में, तो पहले तो आपको हीट बताया, तो तीसरा तरीका जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे कामयाब तरीका है मैग्नेट बनाने का। सबसे कामयाब तरीका है जी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए। इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम मैग्नेट बनाते हैं। कैसे, हमारे पास हम एक कॉपर का वायर लेते हैं, उसको बहुत सारी क्वाइलिंग कर देते हैं ऐसे, इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, हमने कॉपर का छिला हुआ तार लिया, याद रखिएगा छिला हुआ होना चाहिए। आपने देखा ना घरों के अंदर जो बिजली के तार होते हैं उन पर रबड़ चढ़ा हुआ होता है, वो नहीं, आप उस रबड़ को उतार दो, प्योर कॉपर का वायर। आप बहुत बड़ा कॉपर का वायर लो और उसमें ये टर्न्स पैदा कर दो, ऐसे उसको घुमा दो। जितना ज़्यादा घुमाओगे, जितना ज़्यादा टर्न करोगे, उतना ही अच्छा मेथड हो जाएगा, उतना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बनेगा, जितना आप ज़्यादा टर्न पैदा करोगे। अगर आपने 1000 टर्न पैदा कर दिया, अच्छा मैग्नेट बनेगा। 10,000 टर्न पैदा कर दिया, और अच्छा बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करोगे जी, इसको आपने इस तार के दोनों सिरों को आप बैटरी से जोड़ दो या इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दो, एक को प्लस से एक को माइनस से, और यहाँ बीच में अब आप एक लोहे की रॉड रख दो। आपने ये बीच के अंदर एक लोहे की आयरन की रॉड रख दी। अब जब आपने सर्किट को ऑन किया, आप बिजली सप्लाई करोगे ना, यहाँ जब बिजली सप्लाई करोगे,
तो ये जो आपका ये जो हिस्सा है, ये जो आयरन की रॉड है, ये जो हिस्सा है, ये मैग्नेट बन जाएगा। ये मैग्नेट बन जाएगा और अच्छा खासा पावरफुल मैग्नेट होगा, अच्छी खासी अट्रैक्शन करेगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। इस वाले मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड या इलेक्ट्रिसिटी मेथड। और ये जो मैग्नेट बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इस वर्ड का नाम रखा हुआ है इस किस्म के मैग्नेट का हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बन रहा है। अच्छा, इस मैग्नेट की खास बात है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी से हमने मैग्नेट बनाया ना, इसकी खास बात क्या है, जब तक बिजली गुजर रही है, जब तक आपने सर्किट ऑन किया हुआ है, ये मैग्नेट बना रहेगा। जैसे ही आपने ये सर्किट में से ये बैटरी हटा दी, आपने बिजली देना बंद कर दी, नाउ इट इज नॉट अ मैग्नेट, अब ये नॉर्मल आयरन की रॉड बन जाएगी, ये कोई मैग्नेट नहीं है। तो ये इसकी खास बात क्या है कि जब चाहो इसको आप मैग्नेट बना दो, जब चाहो आप इसको डीमैग्नेटाइज कर दो। अगर आपने कोई लोहे की चीज उठानी है, इसको मैग्नेट बना दिया, जैसे अक्सर ये कहाँ यूज होता है जी, ऐसी बड़ी बड़ी क्रेन होती है, ठीक है, उनके अंदर ये लगा हुआ होता है, ऐसे अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे कॉइलिंग हुई भी होती है बहुत सारी, अंदर रॉड डाली हुई होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब इन्होंने सर्किट ऑन किया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, इसने फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दी, बड़े बड़े कंटेनर को चिपका लिया इसने, ये कंटेनर चिपक गए। अब जब इनको कंटेनर उतारना है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, अब ये मैग्नेट नहीं रहा, कंटेनर जो है फौरन अलहदा होके अलग हो गया। बहुत सी जगहों पे बड़े बड़े लोड्स उठाने के लिए बहुत जगहों पे इसको यूज किया जा रहा है, बहुत आपकी अप्लायंसेस के अंदर भी ये यूज होता है। तो इस वाले मेथड की खास बात यह है कि ये जो मैग्नेट हम तैयार कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको जब चाहे हम मैग्नेट बना दें, जब चाहे हम इसकी मैग्नेटिज्म खत्म कर दें। ठीक है, तो मैग्नेट्स क्या होते हैं ये आपको बता दिया मैंने, आयरन, कोबाल्ट और निकल से बने हुए ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर एबिलिटी होती है अट्रैक्ट करने की। नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं, जो आपको कुदरती तौर पे मिलते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम अपने तौर पे बनाते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स की जो अट्रैक्शन की सलाहियत इतनी नहीं होती, आर्टिफिशियल्स की ज्यादा होती है। और आर्टिफिशियल मेथड में हमारे पास सिंगल टच मेथड है, इलेक्ट्रिसिटी मेथड है और हीट मेथड है। हीट मेथड बहुत ही पुराना ऑड है, बहुत पुराना, खत्म हो चुका है। सिंगल टच मेथड बहुत यूजलेस है। इलेक्ट्रिकल मेथड बहुत काम का है, क्योंकि इससे जो मैग्नेट तैयार होता है इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जो आप मैग्नेट तैयार कर रहे हो, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इसमें दो सलाहियत है। पहली सलाहियत ये है कि आप इसकी एबिलिटी बढ़ा सकते हो। मैंने आपको कहा है ना, आप जितना टर्न ये रखोगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा। आपको अगर इस मैग्नेट को ज्यादा स्ट्रांग करना है, आप ज्यादा टर्न्स क्रिएट कर दो, कॉपर वायर के ज्यादा टर्न्स लगा दोगे, तो अब आपका ये मैग्नेट स्ट्रांग हो गया। एक तो इसकी आपने मैग्नेटिक एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, एक तो ये फायदा होता है इसका। और दूसरा ये फायदा होता है कि इस मटेरियल को, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम जब चाहे मैग्नेट बना दें, जब चाहे हम इसका मैग्नेट खत्म कर दें। बिजली सप्लाई करोगे, ये मैग्नेट है, बिजली सप्लाई करना बंद कर दोगे, ये मैग्नेट नहीं रहेगा। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट हो रही है बात, हुई देख लो आप, इलेक्ट्रिसिटी गुजरी तो ये मैग्नेट बन गया, ये इलेक्ट्रिसिटी हमने गुजारी, ये मैग्नेट बन गया। है ना, कोई ताल्लुक नजर आ रहा होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट में। तो ये हम उस वक्त पढ़ेंगे जब हम वहां पर बात करेंगे। याद रख लिएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अगर हम इस खाली कॉइलिंग की बात करें, खाली कॉइलिंग की बात कर लें, ये यानी कि मैंने रॉड हटा दी, सिर्फ कॉइल है ये और वही बैटरी से कनेक्ट करा है, तो इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड के अंदर अगर हम रॉड डाल दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, मैग्नेट्स की और मजीद प्रॉपर्टी, दो चार थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टी और बता दूं, वैसे तो आपको पता ही होती है ये बातें। मैग्नेट के हमारे पास दो पोल होते हैं, एक पोल कहलाता है नॉर्थ, एक कहलाता है साउथ। ठीक है, दो पोल्स होते हैं। आप अगर साउथ अपोजिट पोल्स लेकर आओगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल लेकर आओगे तो वो रिपल करते हैं। यानी कि अगर साउथ पोल के सामने मैं एक और साउथ पोल लाऊं तो सेम पोल है ना, ये एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देंगे। और अगर मैं अपोजिट पोल लाऊं, यानी नॉर्थ के सामने साउथ लाऊं, तो अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अपोजिट पोल जैसे चार्जेस में होता है, सेम चार्जेस रिपल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इनके साथ भी यही मामला है। सेम पोल जो है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे करेक्टर, टू पोल्स होते हैं हमारे पास मैग्नेट में, दो पोल्स होते हैं, एक कहलाता है नॉर्थ, एक कहलाता है साउथ। दूसरा अपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जबकि तीसरा, सेम पोल्स अगर आप सामने आमने ले आए तो सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये बिल्कुल चार्ज वाली कहानी हो रही है। फिर तीसरा करेक्टर ये कि अगर अगर चौथा करेक्टर, अगर मैं अपने मैग्नेट को फ्री छोड़ दूं, यानी कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है और मैं इसको एक धागे से बांधा मैंने, ये एक धागे से, और मैं इसको लटका दूं, छोड़ दूं,
तो ये हमेशा एक खास लाइन में ही आएगा, हमेशा। ये वाला पोल जो है, ये हमारे पे आपको पता होगा अर्थ की हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूँ। ये हमारी एक अर्थ है जी, ठीक है। अर्थ की, हमारे अर्थ के अंदर भी एक बड़ा सा मैग्नेट समझ लो बना हुआ है। अब ये मैग्नेट आप अभी पढ़ रहे हो, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, इसके पीछे का रीजन है इलेक्ट्रॉन्स, आइंस, चार्जेस। मैग्नेट्स के पीछे, जो मैग्नेट के अंदर जो तो अट्रैक्ट करने की सलाहियत आ रही है ना, इसके पीछे का रीजन है आइन, चार्जेस वगैरह। ये जो आपके मैग्नेट्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही जो है वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से हमारी अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर क्या है, हमारे मोल्टन मेटल्स हैं, जो कि फ्लो की कंडीशन के अंदर है। मोल्टन मेटल्स के अंदर आइंस है, फ्लो हो रहे हैं। तो इस तरह हमारे जो मैग्नेट अर्थ है ना, अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। तो उसके हम कहते हैं अर्थ का, सपोज कर लीजिए ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यानी अर्थ को भी आप ऐसे कह लो, होता नहीं है, लेकिन अर्थ को आप इमेजिन कर लो कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा हुआ है अंदर, जिसके एक सिरे से नॉर्थ है, एक सिरे से साउथ। जब भी आप इस दुनिया के अंदर, जब भी इस दुनिया के अंदर आप मैग्नेट को फ्री छोड़ते हो, या आपने एक मैग्नेट है इसको फ्री छोड़ा, हमेशा ये इसके हिसाब, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेता है। ये हमेशा, आपने मैग्नेट को फ्री छोड़ा, वो ऐसे ऐसे अपने आप को अलाइन कर लेगा कि मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ की तरफ, हमेशा ऐसे अलाइन कर लेगा। आपने इस मैग्नेट को फिर घुमा दिया, फिर घुमा दिया, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये दोबारा अपने आप को अलाइन कर लेगा। मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ की नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा, और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ की तरफ आ जाएगा। ये हम कंपास में यूज करते हैं। आपने देखा ना, कंपास हमें डायरेक्शन बता रहा होता है कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, क्योंकि कंपास मैग्नेट है। कंपास के अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है, हम उस कंपास को फ्री छोड़ देते हैं। अब वो क्या करता है, मैग्नेट अपने आप को अर्थ के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर देता है। उस कंपास में जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ आ जाता है, जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ आ जाता है, अलाइन कर लेता है अपने आप को। इस तरह हमें पता चल जाता है कि अर्थ का नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, फिर उस हिसाब से ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। ठीक है। तो अगर फ्री मैग्नेट होगा आपके पास, आपने एक फ्री मैग्नेट छोड़ा हुआ है जमीन में, धागे से जोड़ के रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो अलाइन कर लेगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को वो अलाइन कर लेता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने चार्जेस में पढ़ा था कि हमारा जो चार्ज होता है वो एक खास एरिया तक फोर्स लगा रहा होता है, और उस एरिया को हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि मैग्नेट की एक स्पेस होती है जिसके अंदर इसकी फोर्स लग रही होगी, उस स्पेस को हम कह रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और मैग्नेट जो फोर्स लगा रहा होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो अब इन दो बातों को जरा डेमोन्स्ट्रेट करें। तो लेट्स से ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स लगा रहा होगा वो एक खास एरिया तक लगा रहा होगा, ये खास एरिया तक लगा रहा होगा, इस एरिया को हम कहेंगे कि ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और सपोज करें यहाँ पे आपके पास एक लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है, तो मैग्नेट इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा इसको अट्रैक्ट या रिपल करने की, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ये है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। लाइन से हम इसको डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है जी, आपके मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स मौजूद है। आप अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस इस फील्ड के अंदर लाओगे तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उस पर असर करेगा, उसको अट्रैक्ट या रिपल कर देगा। सेम पोल होंगे तो रिपल कर देगा, अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्ट कर देगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जो आपका मैग्नेट फोर्स लगा रहा हो तो उसको आप मैग्नेटिक फोर्स कहते हो। अब मैग्नेटिक फोर्स को हम लाइंस के जरिए डिनोट करते हैं, और उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे कि इस डायग्राम में तो मैंने आपको एक लाइन दिखाई है ना, ये ऐसी आपकी बहुत सारी लाइन होंगी। तो हम जो मैग्नेट की जो फोर्स होती है ना, मैग्नेटिक फोर्स, उसको हम बकायदा लाइनों के जरिए, लाइंस के जरिए डिनोट कर रहे होते हैं, और उन लाइंस को हम कह रहे होते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, ये आपके पास मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है। नॉर्थ से निकलती हैं, यानी इनकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और फिर साउथ के, फिर ये मैग्नेट के अंदर से वापस ये नॉर्थ की तरफ जा रही होती है, ऐसे ये इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है। ये बिल्कुल चार्ज वाला मामला है। अब चार्ज को जरा रिपीट करो
ये चार्ज होता है हमारे पास, ये उसकी फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज भी एक दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा हो तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा रहे हो उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। चार्ज की भी हमने प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी फोर्स, उसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो हम पॉजिटिव से निकालते हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर हम क्या शो करते हैं कि जी वो अंदर जा रही है। ठीक है, यानी पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव। अब मैं अगर आपके सामने दो चार्ज रख दूं अपोजिट, ठीक है, एक ये पॉजिटिव चार्ज, एक ये नेगेटिव चार्ज, अब पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ एंटर होती है तो ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव की तरफ जा रही है, ऐसे। बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नेट के अंदर भी देख लो आप, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है। ठीक है, ये सिमिलैरिटी नजर आ रही है, इसलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनी थी। ठीक है, क्योंकि इनमें और चार्जेस में सिमिलैरिटी है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये सब मैग्नेटिक की लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी क्या बताई कि ये नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ एंटर होती हैं। यानी नॉर्थ से आप इसको, अगर आपके पास सपोज करो मैग्नेट का नॉर्थ पोल दिखा रहे हो तो आप कहोगे जी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से निकल रही है ऐसे। अगर आप साउथ पोल दिखा रहे हो तो आप कहोगे जी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर एंटर हो रही है ऐसे। ठीक है, ऐसे शो कर रहे हो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है इसी लाइन पर एक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मैग्नेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं जी। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, सेम पोल जो है वो रिपल करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट जब आप फ्री छोड़ते हो तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को अलाइन कर लेता है और नॉर्थ साउथ उस हिसाब से अलाइन कर लेता है। मैग्नेट जो फोर्स लगाता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये जिस एरिया में लग रही होती है उस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स को जाहिर करने के लिए हम जो लाइंस बनाते हैं उन लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये नॉर्थ से निकलती हैं साउथ के अंदर आ जाती है और फिर मैग्नेट के अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होती है, फिर पूरा एक सर्कल सा बन जाता है। इसी तरह और फोर्स बनाए तो एक ये देखें, ये फोर्स बन गई आपकी मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये आ रही है नॉर्थ से लेके साउथ तक। नीचे की तरफ बनाए तो ये देखें जी, ये आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया मैग्नेट्स। दो टाइप होती है मैग्नेट्स की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ जाएंगे। मैग्नेटिज्म में बस इतना ही मामला बताना था मुझे, और नेक्स्ट क्लास में सोलिनॉइड भी बता दिया मैंने आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बता दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे सबसे पहले। और नजर भी आ रहा है कि चार्जेस और मैग्नेट्स में काफी सिमिलैरिटीज है, तो पहले हम उन सिमिलैरिटीज का जिक्र करेंगे कि क्या हमारे पास चार्जेस और मैग्नेट में सिमिलैरिटीज है। जब हम देखेंगे कि हद से ज्यादा सिमिलैरिटीज है तो फिर जाहिर बात है कुछ तो ताल्लुक होगा ना। दो चीजों के दरमियान ताल्लुक होता है तभी तो वो सिमिलैरिटी होती है, बाप और बेटे में ताल्लुक है तभी वो एक दूसरे में मिलता है। तो अगर दो चार्जेस और मैग्नेट्स में सिमिलैरिटीज है इसका मतलब इनमें कोई ताल्लुक होगा। फिर वो ताल्लुक देखेंगे क्या है, और वो ताल्लुक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये ताल्लुक स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि ये किसने डिस्कवर किया था, क्या है इसके पीछे का राज। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई सवाल है आपका तो माइक खोल रहा